हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। देखिए, ये थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम इस थ्योरम के बारे में। देखिए थ्योरम क्या बोल रही है। थ्योरम कहती है कि प्रूफ ये करना है कि ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, या इज़ इक्वल टू या सेम एज ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रूफ करना है। जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होगा वो उसके जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होगा कि नहीं, ये हमने प्रूफ करना है इस थ्योरम में। तो देखिए मैं आपको रिपीट करता हूँ, थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ साइक्लिक ग्रुप के बारे में। साइक्लिक ग्रुप क्या चीज़ है। देखिए मैंने आपको बताया था साइक्लिक ग्रुप के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, साइक्लिक ग्रुप साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट लें हम उस ग्रुप से, कोई सपोज जी एक ग्रुप है, उसे एक एलिमेंट लेता हूँ जो जी से है, और अगर उसकी इंटीग्रल पावर करने से वो पूरे का पूरा ग्रुप अगर बनता है, मतलब पूरे का पूरे ग्रुप के एलिमेंट को बना रहा है, तो तब हम बोलेंगे ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो, जो पहले वीडियो डाली है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, मतलब सपोज ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ जी, जी को ग्रुप है, तो ग्रुप का ऑर्डर मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इज़ नोन एज ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। लेकिन एलिमेंट का ऑर्डर मैंने बताया था कि एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए हमें उसकी कोई भी लीस्ट पावर इंटीजर ले ले, एन इज़ अ लीस्ट पावर इंटीजर, कोई भी लीस्ट पावर करने से अगर हमें आइडेंटिटी मिल रहा है तो तब हम बोलेंगे ये एलिमेंट ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ये चीज़ें ये चीज़ इसमें ज़रूरत पड़ेगी हम इस प्रूफ में। तो ये चीज़ आप याद रख लें कि अगर मतलब एलिमेंट का ऑर्डर निकालना हो तो उसको हम लिख सकते हैं, उसकी लिस्ट पावर मतलब कम से कम पावर लें तो वो हमें आइडेंटिटी दे, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब हमने प्रूफ करना है इसको कि साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर जो है वो इक्वल होना चाहिए उसके जनरेटर के। जनरेटर सपोज मैंने बोला ना, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि अगर कोई भी सपोज एक ग्रुप है, जैसे मैंने लिया था 1 ओमेगा स्केयर लिया था। ठीक है स्टूडेंट, इसमें मैंने बोला था कि ओमेगा और ओमेगा स्केयर जो है इसके जनरेटर हैं, मतलब इनको लेने से पूरे का पूरा ये ग्रुप बनता है। तो ये जो जनरेटर है ना, ये अब इस ग्रुप का ऑर्डर क्या हुआ, 3। तो प्रूफ ये करना है कि ये जो जनरेटर हैं ओमेगा और ओमेगा स्केयर, इनका ऑर्डर भी 3 है कि नहीं, ये प्रूफ करना हमने इधर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने एक एग्जांपल दी। अब हम प्रूफ करते हैं इसका, इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो देखिए मान लेते हैं सपोज ग्रुप का ऑर्डर n है। ठीक है ना, अगर ग्रुप का ऑर्डर n है तो हमें ये प्रूफ करना है कि उसके जनरेटर का ऑर्डर भी n है। जनरेटर सपोज उस ग्रुप का जनरेटर है ए। जनरेटर मैंने समझाया था आपको, जो जनरेट करे पूरे ग्रुप को। ठीक है ना, ऐसा एलिमेंट जो पूरे ग्रुप को जनरेट करे उसको बोलते हैं जनरेटर। अगर ग्रुप का ऑर्डर n है तो उसके एलिमेंट का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सपोज मैं इस देखिए हम इसमें 2 केस लेकर चलेंगे। ठीक है ना, एक केस में हम ये बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो फाइनाइट है। अगर एक ए मतलब एलिमेंट है किसका, ए इज़ अ जनरेटर एंड एलिमेंट ऑफ जी। तो अगर जनरेटर का एलिमेंट फाइनाइट है तो ग्रुप का भी फाइनाइट होना चाहिए। अगर जनरेटर का एलिमेंट इनफाइनाइट है तो ग्रुप का भी इनफाइनाइट होना चाहिए। यही हमने प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, जो जनरेटर का एलिमेंट होगा, जनरेटर का ऑर्डर होगा, वही ग्रुप का होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखते हैं। अब हम मान लेते हैं सपोज, अब दोनों केस से हम प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को। मान लेते हैं सपोज क्या, जी कोई तुम्हारा साइक्लिक ग्रुप है जो जनरेट हो रहा है किसी एलिमेंट ए से। ठीक है ना, मैं लिखूंगा लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं जी कोई तुम्हारा साइक्लिक ग्रुप है जो जनरेट हो रहा है किसी एलिमेंट ए से। ठीक है, अब केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट केस ये है कि जब ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट होगा, अगर
ए मतलब जो जनरेटर है इस ग्रुप का, अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट है तो जी का भी फाइनाइट होना चाहिए, अगर ए का इनफाइनाइट है तो जी भी इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला केस लेते हैं हम, व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, कि जब ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, फाइनाइट होगा, तो तब क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एन है। ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं सपोज कि ए का ऑर्डर कितना है, एन है। तो ए का ऑर्डर एन का मतलब ये है, दैट इज, इसका मतलब ये है कि ए की पावर एन इक्वल टू ई। ठीक है स्टूडेंट, इसी का मतलब यही है ना कि ऑर्डर ऑफ ए अगर एन है तो इट मीन्स ए की पावर एन इक्वल टू ई आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ा चुका हूँ आपको कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर एन है या एम है तो उसकी पावर में वो चला जाता है और वो आइडेंटिटी दिखाता है हमें, तो ये चीज़ बनती है। ठीक है स्टूडेंट, जिसको ये समझ नहीं आ रहा वो मेरी प्रीवियस लेक्चर देखे, उसमें मैंने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में पढ़ाया आपको। ठीक है ना, कि अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है तो इट मीन्स ए की पावर एन इक्वल टू ई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और अगर a की पावर n इक्वल टू ई है तो ऐसा कोई इंटीजर नहीं पॉसिबल होगा, ऐसा कोई इंटीजर पॉसिबल नहीं होगा कि सच दैट कि जो n से बड़ा हो। ठीक है ना, तो मैं लिख लेता हूँ, मैं साथ में वो भी लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। दैट इज़ इट मीन्स अगर ऑर्डर ऑफ ए n है तो ये होगा। ठीक है ना, एंड नो इंटीजर और कोई ऐसा दूसरा कोई इंटीजर और सपोज ले लेते हैं। ठीक है, और पॉसिबल, नो इंटीजर और पॉसिबल सच दैट कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, मतलब आर, ऐसा कोई इंटीजर आर नहीं होगा सच दैट कि आर 0 से बड़ा हो और एन से छोटा हो। ठीक है स्टूडेंट, इफ़ ये आप ना भी लिखो तब भी कोई बात नहीं, वैसे अगर लिखना चाहो तो लिखेंगे, क्यों, ताकि हमें ये चीज़ का कंफर्म हो जाए कि ऐसा कोई और इंटीजर पॉसिबल नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर होगा भी तो फिर ये ऐसा होगा। ठीक है, तो देखिए ये इस चीज़ का मतलब मैंने लिखा। ठीक है ना, जो ए की पावर एन इक्वल टू ई है, इस चीज़ का मतलब हमें ये चीज़ कहता है कि ऐसा कोई और इंटीजर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अगर तुम्हारा ए जनरेटर है जी का, मैं लिखता हूँ इफ़ ए इज़ जनरेटर ऑफ जी, अगर एक जी का जनरेटर है तो तब क्या होगा, ए जी में बिलोंग करेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, जो जनरेटर होता है किसी ग्रुप का तो वो उस ग्रुप का एलिमेंट भी होता है। तो मैंने वही बोला, इफ़ अगर ए जी का जनरेटर है तो देन ए जी में होगा। और ये दिख रहा स्टूडेंट, हाँ जी, और हम ये भी जानते हैं, मैं ये साफ कर लेता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं आपको, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना स्टूडेंट, ताकि समझ आ जाए। तो देखिए, एंड वी नो, कि हम ये जानते हैं, भाई क्या जानते हैं, एंड वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि अगर इफ़ ए इन जी, अगर ए जी के अंदर है तो तब देन ए की कोई भी पावर ले ले हम, वो भी जी के अंदर होगा। बात समझ रहे हैं भाई, अगर ए तुम्हारा जी के अंदर है तो उस ए की कोई भी मैं पावर एम पावर ले लूँ तो वो भी जो जी के अंदर होगा। तो एम क्या है, फॉर ऑल एम इन इंटीजर, मतलब एम क्या है, इंटीजर। ठीक है, अब मैं सपोज करता हूँ एक सबसेट ले लेता हूँ जी का, मैं लिखता हूँ नाउ सपोज एच, या सपोज अ सबसेट एच ऑफ जी, एक मैंने सबसेट एच ले लिया जी का, सच दैट वो इस तरीके का है, सच दैट एच इक्वल टू ए की पावर आर, सच दैट आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या एन, एंड आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट, मैंने एक एच ऐसा सबसेट लिया जी का जो ये है, मतलब इस तरीके का सबसेट लिया एच का, क्योंकि अगर ए की पावर एम जी के अंदर है तो मैंने उसका सबसेट भी पावर वाला लिया, मतलब ए की पावर आर ले लिया। ठीक है, सपोज कर लिया कि ये एक उसका सबसेट है। ठीक है, अब सपोज किया तो इसका मतलब ये है कि 0 आर जो है वो 0 से बड़ा या बराबर है, इट मीन्स
ए की पावर 0 भी हो सकती है, आर की जगह पर 0 भी हो सकता है, ए की पावर 1, ए की पावर 2 अप टू ए की पावर n-1, एक कम होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ होगी। तो दैट इज़, इसका मतलब ये है कि अब जी जो था वो क्या था, साइक्लिक ग्रुप। अब साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, जो इंटीग्रल पावर में लिखा जाए। अब ये जो मैंने एच ग्रुप लिया, सब ग्रुप लिया, तो ये भी तो इंटीग्रल पावर में लिखा जा रहा है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं एच जो है वो सबसेट है किसका, जी का। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो इसको मान लेते हैं सपोज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ सपोज मैं लेट करता हूँ कि ए की पावर m जो है वो g के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने लेट किया कि a की पावर कोई भी m ले लूँ, वो g के अंदर है, वेयर m इज़ इंटीजर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हेयर m एंड n जो हैं वो क्या है, दो इंटीजर हैं और टू इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट, m और n दो इंटीजर्स हैं। तो अब अगर a की पावर m, सपोज मैंने कहा कि a की कोई भी पावर m ले लूँ, m मतलब इंटीजर 1 2 3 -1 -2 -3, अगर g में बिलोंग कर रहे हैं, तो m और n भी मैंने कहा इंटीजर है, m भी कहा मैंने इंटीजर है। तो देन बाय डिवीजन एलॉगरिथम हमें क्या कहती है, देन बाय डिवीजन एलॉगरिथम हमें ये कहता है कि m जो है वो n क्यू प्लस r होता है। ठीक है स्टूडेंट, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है डिवीजन एलॉगरिथम। नंबर थ्योरी में आप लोग पढ़ोगे, अभी नंबर थ्योरी अगर आपके सिलेबस में है नहीं है शायद, अगर आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना स्टूडेंट, तो आगे जब नंबर थ्योरी पढ़ोगे तो तब आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये 10th में भी है डिवीजन एलॉगरिथम क्या कहती है हमें। ठीक है, अब देखिए, और क्यू और आर क्या है, ये भी इंटीजर है, और आर जो है एंड आर is greater than or equal to 0 is less than or equal to n, less than n, strictly less than n। ठीक है ना, n से छोटा ही होगा, जो n हम ऑर्डर ले रहे हैं a का, उससे छोटा ही r होगा। ठीक है, अब अगर m और n दो इंटीजर हैं तो तब डिवीजन एलॉगरिथम हमें कहती है कि m इक्वल टू n क्यू प्लस r। अब चूँकि अब या हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर m इक्वल टू n क्यू प्लस r है तो दैट इज़ a की पावर m जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, a की पावर n क्यू प्लस r के, क्योंकि अगर a की पावर m g के अंदर है तो m मैंने ये कर दिया डिवीजन एलॉगरिथम से, तो a की पावर m क्या आ जाएगी, a की पावर n क्यू प्लस r, क्योंकि m की जगह पर ये है तो n क्यू प्लस r। अब देखिए a की पावर n क्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर n इंटू क्यू प्लस r ने इंटू a की पावर r लिख सकता हूँ ना इसको मैं भाई, a की पावर n क्यू प्लस r को ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए a की पावर n क्या होता है, a की पावर n आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, a की पावर n इक्वल टू ई। अगर a की पावर n e है तो e की पावर क्यू इंटू a की पावर r। अब आइडेंटिटी की पावर कुछ भी कर लो तो आइडेंटिटी ही रहता है इंटू a की पावर r। अब किसी भी एलिमेंट को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एलिमेंट खुद होता है, मतलब a की पावर r इंटू ई इक्वल टू a की पावर r ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया आपको। अब देखिए इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, a की पावर m इक्वल टू, अब a की पावर r आ गया। ठीक है, तो अब a की पावर r मैंने क्या सपोज किया था, a की पावर r मैंने सपोज किया था कि ये एक सब ग्रुप है, जो h मैंने लेट किया था ना a की पावर r। तो अब अगर a की पावर r मैंने h सब मतलब एक सब ग्रुप लिया था, मतलब इस तरीके का सब ग्रुप a की पावर r में। ठीक है स्टूडेंट, अब a की पावर m जो है वो g का है और a की पावर r जो है वो h है। तो इससे आपको क्या नज़र आ रहा है कि g जो है इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज अगर a की पावर m जो है वो उस सब ग्रुप के बराबर आ रहा है तो इट मीन्स a की पावर m जो है वो h में बिलोंग कर जाएगा। अगर a की पावर m देखो मैंने g में लिया और प्रूफ हो गया a की पावर m h के अंदर है, तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि g जो है वो सबसेट होगा h का। ये क्वेश्चन सेकंड, भाई बात समझ आ रही है ना। मैंने आपको सपोज किया कि a की पावर m जो है वो g के अंदर है और मैंने डिवीजन एलॉगरिथम लगाई, तो a की पावर m जो है वो किसके बराबर आ गया, जो मैंने सब ग्रुप लेट किया था। ठीक है ना स्टूडेंट,
जो मैंने सब ग्रुप जो लिया था ए की पावर आर वाला, मतलब इस तरीके का सब ग्रुप लिया कि ए की पावर आर है, तो ए की पावर एम जी के अंदर लिया और ए की पावर एम कहाँ चला गया, एच के अंदर चला गया। जब ए की पावर एम एच के अंदर चला गया तो जी जो है वो सबसेट हो गया एच का, और पीछे फर्स्ट इक्वेशन में मैंने बोला था एच जो है वो जी का सबसेट है, और यहाँ से जी सबसेट एच का। तो बाई सेट थ्योरी, सेट में आपने पढ़ा होगा सबसेट क्या होता है, जब पूरे का पूरा एलिमेंट उसके अंदर चला जाए किसी दूसरे सेट के अंदर। तो अब देखिए पहली और दूसरी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ना जी इक्वल टू एच, क्योंकि एक बार एच जी का सबसेट है और दूसरी बार जी सबसेट है एच का। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जी इक्वल टू एच। ठीक है स्टूडेंट, लिख सकता हूँ ना मैं, दोनों इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ कि जी जो है वो एच के बराबर है। ठीक है, अब g जो है h के बराबर है तो दिस सिंपलाइज g जो है वो फिर इस फॉर्म का हो जाएगा a की पावर 0 a की पावर, क्योंकि h क्या है, h इस तरह का था ना, a की पावर 0 a की पावर 1 a की पावर 2, तो g भी तो यही हो जाएगा क्योंकि g इक्वल आ गया h के, तो अप टू a की पावर n माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसका मतलब ये है दैट इज अगर g इस तरीके का आ गया तो दैट इज ऑर्डर ऑफ जी जो है वो n है। भाई बात समझ आ रही है ना। अब यहाँ से जी का ग्रुप देखिए, जी ग्रुप है, उसके एलिमेंट क्या आ रहे हैं, ए की पावर 0 ए की पावर 1 ए की पावर 2 ए की पावर अप टू n माइनस 1। तो इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या है, इस ग्रुप का ये जो एलिमेंट आ रहे हैं इसका ऑर्डर n है, तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ जी कितना है, n है। तो यही प्रूव करना था हमने। देखिए हमने ऑर्डर ऑफ ए जो है, ऑर्डर ऑफ ए अगर मतलब n है तो ऑर्डर ऑफ जी भी n हो गया। तो यही प्रूव करना था, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। अगर जनरेटर का एलिमेंट ऑर्डर n है तो ग्रुप का भी ऑर्डर कितना आ गया, n आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो किए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अगर ऑर्डर ऑफ जी n है, ये किस केस में था, फाइनाइट के केस में। फाइनाइट के केस में प्रूफ कर दिया मैंने कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इक्वल है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ आ गया ना, ए की पावर 0 ए की पावर 1 ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है तो इनका ऑर्डर क्या हुआ, अप टू n है, तो अप टू n है तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ जी क्या है, n है। तो ऑर्डर ऑफ जी अगर n है तो यही तो प्रूफ करना था हमने। हमने शुरू में सपोज किया था ऑर्डर ऑफ ए जो जनरेटर है उसका ऑर्डर n है, तो प्रूफ कर दिया कि उस ग्रुप का भी ऑर्डर कितना है, n है। तो ये प्रूफ हो गया जब क्या था, फाइनाइट था। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब दूसरा केस। अब देखिए दूसरा केस कह रहा है व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, कि जब ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट होगा। पीछे हमने पढ़ा जब ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट होगा, तो फाइनाइट के लिए मैंने अगर ऑर्डर ऑफ ए n लिया था तो ऑर्डर ऑफ जी भी n आ गया। तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब केस की बात करते हैं, दूसरे केस की, जब ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट होगा, मतलब इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट होगा तो तब हमने प्रूफ क्या करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ जी इज आल्सो इनफाइनाइट। ठीक है ना स्टूडेंट, अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है तो हमने ये प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ जी भी इनफाइनाइट होगा। तो दैट इज, इसका मतलब ये है दैट इज एवरी एलिमेंट a0 a की पावर 1 a की पावर 2 a की पावर 1 a की पावर 2 डैश 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 और डिस्टिंक्ट यही हमने प्रूफ करना है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है तो हमने प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ जी भी इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट इस जी का क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए और डिस्टिंक्ट। तो सपोज कर लेते हैं हम देखिए इस केस को हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। सपोज करते हैं कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं हैं। ठीक है ना, सपोज दैट all elements of G are not distinct, सारे एलिमेंट G के डिस्टिंक्ट नहीं हैं। तो दैट इज़, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो दैट इज़ ये होगा a की पावर i ले लेते हैं, सपोज a की पावर j, मतलब a की पावर i जो है वो इक्वल है a की पावर j के, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है ना, ये सपोज कर रहे हैं हम। ठीक है,
तो वेयर आई जे जो हैं वो इंटीजर्स हैं एंड ए जो है वो जी से दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए नाउ मैं क्या करता हूँ, इसका इस जे का इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कर लूँ अगर सपोज दोनों साइड में अगर इसके मल्टीप्लाई कर दूँ इसके इन्वर्स के साथ, मतलब ए की पावर आई इंटू ए की इस जे का इन्वर्स क्या होगा माइनस जे इक्वल टू इधर भी मल्टीप्लाई कर दूँ ए की पावर जे इंटू ए की पावर माइनस जे। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जे के इन्वर्स के साथ दोनों साइड। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए अब यहाँ पर बेस सेम है तो मैं लिख सकता हूँ ए की पावर आई माइनस जे। अब इधर देखिए ए की पावर जे इंटू उसका इन्वर्स, तो देखिए भाई ए की पावर जे और इंटू ए की पावर माइनस जे, तो ये किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के। अब देखिए आइडेंटिटी के बराबर है तो इट मीन्स, ये आपको दिख रहा स्टूडेंट, हाँ जी, तो इट मीन्स इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर ए की पावर आई माइनस जे इक्वल है ई के, तो दिस सिंप्लाइज, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू किसके बराबर है, आई माइनस जे के। तो अब ऑर्डर ऑफ ए जो है वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। जो हमने सपोज किया, मैंने सपोज किया, क्या किया, मैंने सपोज किया कि ये क्या है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है। सपोज दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी आर नॉट डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट नहीं है मतलब इक्वल है। तो ये आ गया ऑर्डर ऑफ ए जो है वो, मैंने शुरू से मैंने कहा कि इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ इनफाइनाइट तो हमें प्रूव करना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ जे इज़ आल्सो इनफाइनाइट। तो अब देखिए ये क्या आ रहा है, इस मतलब ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इस आई माइनस जे जो मैंने लिए इंटीजर्स लिए उनके लेस देन और इक्वल आ रहा है उसका ऑर्डर। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, लेस देन और इक्वल नहीं, या तो इक्वल आना चाहिए या उसकी इंटीग्रल पावर में आना चाहिए। तो ये लेस देन और इक्वल टू आ रहा है तो इट मीन्स ये कंट्राडिक्शन आ गई। तो हम लिखेंगे विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। तो ये कंट्राडिक्शन, क्योंकि जो इंटीजर हमने सपोज किए कि उनके सब्ट्रैक्शन, मतलब सब्ट्रैक्ट किया भाई, इंटीजर अगर कोई भी इंटीजर है उनको सब्ट्रैक्ट करो तो वापस इंटीजर ही मिलता है ना। तो वो जो हमने दो डिस्टिंक्ट इंटीजर लिए तो उनसे लेस देन आर, वो मतलब इस ऑर्डर ऑफ ए से क्या आ रहे हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल आ रहे हैं। तो ग्रेटर देन आर इक्वल तो पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। तो सो जो हमने सपोज किया, सो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, जो हमने सपोज किया वो रॉन्ग है। तो दस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि जो नॉट डिस्टिंक्ट लिया था वो रॉन्ग हो गया। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी आर डिस्टिंक्ट, तो अगर ये डिस्टिंक्ट हैं तो दैट इज़ ऑर्डर ऑफ जी क्या है, इनफाइनाइट। तो यही तो प्रूफ करना था हमने कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ जी भी इनफाइनाइट होना चाहिए। तो हैंस ऑर्डर ऑफ जी इज इनफाइनाइट, तो हैंस द थ्योरम, हैंस द थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, तो यही प्रूफ करना था। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आई होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो जिस चीज़ को जो समझ नहीं आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करेगा। अब एक और थ्योरम है जो nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए स्टूडेंट बोल रहे थे। तो देखिए उस थ्योरम को हम आज नहीं करेंगे क्योंकि अब ये थ्योरम बहुत लेंथी हो गई है, तो उसको इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में ज़रूर उसको भी कवर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो मुझे सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। ठीक स्टूडेंट, तो ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।